हम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में जो नया वाला पार्ट पढ़ना है वो है आप लोगों का लेविस डॉट स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल चार्ज। ये वाली वीडियो में हम लोग सिर्फ लेविस के डॉट स्ट्रक्चर्स बनाना सीखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में फॉर्मल चार्ज वाला वीडियो तो बहुत ही शॉर्ट रहेगा क्योंकि एक फार्मूला है और फार्मूले के बेसिस पे आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वो वैल्यू असाइन करनी है। ज़्यादा कुछ तो उसमें है नहीं। अभी एक मैं बात वीडियो के स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दूं, जो ये लेविस का डॉट स्ट्रक्चर बनाने का जो तरीका है, ठीक है, या फिर मैं ये कहूँ कि जिस तरीके से हम लोग ये लेविस का डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस तरीके से आप सारे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स नहीं बना पाओगे। तो ऐसा अपने अंदर रखना लॉजिक कि इसको सीख लेने के बाद तो मैं दुनिया के सारे स्ट्रक्चर बना लूँगा या बना लूँगी, इज़ रॉन्ग। ठीक है, आप दुनिया के सारे स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकते क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स रहते हैं वो आप लोगों को जैसे जैसे लेविस के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, जिन्हें हम लोग रट्टा मारते हैं डायरेक्टली। तो आगे आएंगे, अभी वीबीटी स्टार्ट होगी, उस वीबीटी में ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आएंगे। तो जो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे वीबीटी में आएंगे जिनको आप लेविस की मदद से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, तो उन सारी चीज़ों को आपको अपनी एक कॉपी में लिखते जाना है और एक अलग से, या फिर जब नोट्स अपने रिवाइज करो तो साथ ही साथ में आपको डेली आपकी वो जो पुरानी चीज़ें हैं वो सारी की सारी रिवीजन में डालनी है। ठीक है, आपको क्या डालनी है, पूरी की पूरी चीज़ें रिवीजन में डालनी है ताकि स्ट्रक्चर्स आपके दिमाग में छपे बराबर। पूरे स्ट्रक्चर आप लोगों के दिमाग में छपने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे यार करके मेरे को तो स्ट्रक्चर ही याद नहीं आ रहा है, राइट। इस तरीके का काम नहीं चल सकता, आपको स्ट्रक्चर्स याद करने पड़ेंगे। तो लेविस के थ्रू हम लोग उन चीज़ों के स्ट्रक्चर्स बनाना सीख रहे हैं जो बहुत ही सिंपल हैं, या फिर कह दें जो बहुत ही बेसिक है। ठीक है, बहुत ही बेसिक वालों का सीखेंगे, उससे ज़्यादा कुछ सीखना ही नहीं है हमको। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अभी 10th स्टैंडर्ड में सभी को लेविस डॉट स्ट्रक्चर होता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना पढ़े हो। हाँ, ये मायने रखता है कि आप के स्कूल टीचर्स ने या फिर आप अगर ट्यूशन्स वगैरह जाते थे तो उन्होंने आपको सिखाया है कि नहीं। तो बेसिक लेविस डॉट स्ट्रक्चर का आना चाहिए। तो वो जो 10th स्टैंडर्ड का बेसिक है वो मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं जिन लोगों के लिए अभी ये वीडियो बना रही हूँ उनमें से सभी को ये चीज़ आती है, 6 के 6 को वो चीज़ अच्छे से आती है। इवन जो लोग यहाँ से पढ़े हुए हैं अपना 9th 10th उनको भी आती है, जो दूसरी बैचेस में हैं उनको भी ये अच्छे से आता है। अब जो लोग नहीं आता है, कहीं और से पढ़े हुए हैं, तो उनको थोड़ी सी मेहनत अपने लेवल पे करनी पड़ेगी कि हम लोग अपना थोड़ा पीछे का जो गड्ढा हम लोग करके बैठे हैं उस चीज़ को हम लोग क्या कर सकें, आप लोगों का देख सकें, चीज़ों को ढूंढ सकें वगैरह वगैरह। थोड़ा सा करो कोशिश, मैं यही करूँगी कि उन लोगों को भी ये चीज़ समझे बराबर कि कैसे कर रहे हैं, कैसे आ रहा है वगैरह वगैरह। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने कहानी पर। कहानी के कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। वो इम्पॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको याद रखने हैं। सबसे पहला रूल एंड रेगुलेशन ये है कि जब भी आप एक लेविस के कंसेप्ट से आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते वक्त आपको सबसे पहले सेंट्रल एटम डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या डिसाइड करना पड़ेगा, सेंट्रल एटम। तो जो हमारा पॉइंट नंबर 1 है अभी का, वो पॉइंट नंबर 1 यही है कि अगर आपको कोई एक कोवैलेंट कंपाउंड दे दिया जाए तो कोवैलेंट कंपाउंड में आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपके पास कौन सी वाली चीज़ सेंट्रल एटम रहने वाली है। 2 मिनट, ये क्या हो गया, कौन सी वाली चीज़ आपके पास क्या रहने वाली है, सेंट्रल एटम रहने वाली है। ये चीज़ आपको क्या करनी है, डिसाइड करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, एक नॉर्मल सा कंपाउंड, जैसे मान लेते हैं मैंने ले लिया SOCl2। ठीक है, अब इस SOCl2 में ये तुम्हें डिसाइड करना है कि बीच में कौन होगा। तो अब तुम में से कोई बोलेगा अच्छा एक काम करते हैं मैडम, बीच में क्लोरीन रख लेते हैं और आजू बाजू ऐसा ऐसा कुछ जोड़ लेते हैं, कुछ भी ख्याली पुलाव। कोई बोलेगा बीच में ऑक्सीजन रख लेते हैं, आजू बाजू ऐसे कुछ ज्वाइन कर लेते हैं। मतलब एक स्टूडेंट उसकी एक इमेजिनेशन, एक दूसरा स्टूडेंट उसकी दूसरी इमेजिनेशन, एक तीसरा स्टूडेंट उसकी तीसरी इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन के बेसिस पे तो काम करोगे नहीं, बराबर है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग तो हम लोगों को रूल्स पढ़ने हैं। अब वो रूल्स क्या हैं, रूल नंबर 1 ये है कि आपको जो भी कोवैलेंट कंपाउंड दिया जाता है उस कोवैलेंट कंपाउंड में अलग अलग प्रकार के एटम्स होते हैं। ठीक है, ये सारा मैं 10th स्टैंडर्ड का रिपीट कर रही हूँ। आप लोगों के पास अलग अलग प्रकार के एटम्स होते हैं। जो एटम सबसे लीस्ट क्वांटिटी में अवेलेबल होता है यूजुअली सेंट्रल एटम उसको लिया जाता है।
ठीक है, जो लीस्ट क्वांटिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि द एलिमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लीस्ट नंबर विच इज़ प्रेजेंट इन लेस नंबर, एक ऐसा एलिमेंट जो आप लोगों का लेस क्वांटिटी में, लेस नंबर में मौजूद होता है, उसको हम लोग जनरली हमारा सेंट्रल एटम लेते हैं। और मैं यहाँ पे सेंट्रल एटम को Ca इस चीज़ से क्या करूँगी, इंडिकेट करूँगी। मैं बार बार पूरी स्पेलिंग उसकी नहीं लिखने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या सिर्फ यही इकलौता क्राइटेरिया है किसी भी चीज़ को सेंट्रल एटम सेलेक्ट करने का? नहीं। अभी दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपके पास जो एलिमेंट है जिसको आप सेंट्रल एटम चूज़ करना चाह रहे हो बिटवीन टू, उन दोनों में आपका जो एलिमेंट है, उस एलिमेंट जिसको आप सेंट्रल एटम चूज़ करना चाह रहे हो, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसी होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लो होगी उसको हम लोग जनरली सेंट्रल एटम लेंगे। तो यहाँ पे जो ये वर्ड है, ये वर्ड जनरली बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। तो एक लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, दूसरा जिसकी क्वांटिटी कम है, एक उनके लिए। अच्छा, पॉइंट नंबर सी में आते हैं। लेस क्वांटिटी हो गया, लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या? ऐसे एलिमेंट्स जो आप लोगों के पास या फिर जिसका साइज़ बड़ा होगा, हम लोग उसको क्या लेंगे? आप लोगों का एक सेंट्रल एटम लेंगे। क्यों बड़े साइज़ वाले को हम सेंट्रल एटम ले रहे हैं? रीज़न, क्योंकि अगर किसी चीज़ का साइज़ ज़्यादा होगा तो वो अपने सराउंडिंग में जो एटम्स जिसको वो अटैच करेगा उनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा ही होगी। अगर तुम एक छोटा साइज़ का एटम लोगे तो एक छोटे साइज़ के एटम का जो सरकमफरेंस होगा, ये मानकर चलते हैं कि एटम स्फेरिकल शेप का है, इसके ऑर्बिट्स जो हैं वो सर्कल है, तो उसका जो सरकमफरेंस होगा वो छोटा होगा। सरकमफरेंस क्योंकि छोटा होगा तो उससे जो अदर एटम्स अटैच होने वाले उनकी क्वांटिटी भी कम होगी। इसीलिए हमको एटम कैसा लेना है? एक ऐसा एटम चूज़ करना है जिसका साइज़ यूजुअली बड़ा हो। और ऐसा एटम हमें क्यों लेना है? जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेंट्रल एटम की कम होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ही उसकी ज़्यादा रहेगी तो वो जो बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होने चाहिए थे, क्या वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा? नहीं करेगा ना, इस वजह से। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमें एक और कंडीशन है, उस कंडीशन की भी इज्जत करनी है। हमें उस एटम को सेंट्रल एटम लेना है जिसकी कोवैलेंसी मैक्सिमम होती है। ठीक है, आपके पास अगर कुछ दिए होंगे कि आप पूछोगे कि इनमें से मैं किसको सेंट्रल एटम रखूं, तो सेंट्रल एटम आप ये भी फैक्टर देखकर डिसाइड करोगे, ठीक है, कि किसके पास मैक्सिमम बॉन्ड्स को बनाने की कैपेसिटी है। ठीक है, मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड्स को बनाने की कैपेसिटी है, या फिर कह सकते हो कोवैलेंसी है। कोवैलेंसी क्या है, ये ऑलरेडी सिखाया जा चुका है। तो उस चीज़ को भी हम लोग जनरली क्या ले लेते हैं, आप लोगों का सेंट्रल एटम करके उसको चूज़ करते हैं। ओके, डन। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है जो कभी भी गड़बड़ नहीं करना। नोट के टोटल 3 पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 2 पॉइंट्स हैं, फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन। ये 2 आप लोगों के ऐसे एलिमेंट्स के एटम्स हैं जिन्हें आप कभी भी सेंट्रल एटम नहीं लोगे, कैन नेवर बी Ca। क्यों नहीं हो सकता? इमेजिन करें, एक कंपाउंड का रोल क्या होता है कि उस सेंटर पे वो रहेगा और उसके आजू बाजू और लोग कनेक्टेड होंगे, बराबर। अब हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन एक से कनेक्ट हो जाएगा, या वो दूसरा कह सकते हैं हाइड्रोजन से कनेक्ट हो जाएगा। क्या हाइड्रोजन को अगर आप सेंट्रल लोगे तो उसका साइज भी छोटा है, वो मैक्सिमम बॉन्ड भी नहीं बना पा रहा है, तो ऐसे में क्या वो और लोगों को अपने से कनेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सो इसीलिए हाइड्रोजन सेंट्रल एटम नहीं बनता है। ठीक है, क्यों नहीं बनता है? इसका रीज़न क्या है हाइड्रोजन के सेंट्रल? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 बॉन्ड फॉर्म करता है, एक ही बॉन्ड फॉर्म करता है। एज वेल एज इसका जो साइज़ है बड़ा होना चाहिए, इसका साइज़ भी कैसा होता है? बहुत ही छोटा होता है। फ्लोरीन को हम लोग एज अ सेंट्रल एटम क्यों नहीं लेते? क्योंकि फ्लोरीन की भी वही कहानी है, फ्लोरीन भी एक ही बॉन्ड बनाता है। इसका साइज़ जब हम लोग पीरियड में जाते हैं, आई नो घटता है, बट साइज़ इसका वो फैक्टर नहीं है। इसका फैक्टर है कि आप लोगों का पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका एटम है। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ये एटम है। ये हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, अब ये डाउट में से श्रेयन ने 10th स्टैंडर्ड में पूछा था, तब मैंने उसको इस चीज़ को लेकर इग्नोर किया था कि जब तुम 11th में आओगे तब जानेंगे। तो ये देखो, एक सिंपल सी बात है, कोई रूल ये है नहीं। व्हेन यू हैव 2 एटम्स, ठीक है, व्हेन यू हैव जस्ट 2 एटम्स, नॉट 2 एटम, व्हेन यू हैव जस्ट 2 एटम्स, देन नोबडी इज सेंट्रल एटम। ठीक है,
तो ऐसे में कभी भी उनमें से कोई भी सेंट्रल एटम नहीं होता। क्यों नहीं होता? अरे दो ही लोगों को तो ज्वाइन करना है, पहला वाला दूसरे से ज्वाइन हो, दूसरा वाला पहले से ज्वाइन हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, राइट? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जस्ट लाइक हिंदी में कहावत है कि तुम्हारा पैर कुल्हाड़ी पे जा पड़ा कि कुल्हाड़ी तुम पे आके गिर पड़ी, आखिर डैमेज तो तुम्हें ही हो रहा है ना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो जस्ट लाइक कि अगर दो लोग हैं, जैसे कि डाउट आ जाएगा किसी को HF, ये श्रेयन का उस ज़माने में डाउट था 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है, कि जो HF होता है, HF में H भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, F भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, फिर तो सेंट्रल एटम है कौन? सो इनमें से कोई सेंट्रल एटम नहीं है, क्योंकि जब दो एटम्स को आप आपस में ज्वाइन करते हो, ठीक है, दो एटम्स को जिनकी नेट क्वांटिटी ही दो है। अब जैसे एक और इंसान यहाँ पे मेरे को डाउट पूछ लेगा कि फिर तो मैडम CH4 में भी कोई सेंट्रल एटम नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे CH4 में क्वांटिटी एटम्स की दो नहीं है, यहाँ पे क्वांटिटी इनकी 5 है, एक कार्बन का और 4 हाइड्रोजन के। तो ऐसे जहाँ पे सेंट्रल, जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स मोर देन 2 होते हैं, वहाँ पे सेंट्रल एटम्स का लॉजिक लगता है। जब आपके पास 2 हो तो वहाँ पे सेंट्रल एटम जैसा कोई लॉजिक नहीं होता, ठीक है, कुछ भी एग्जिस्ट यहाँ पे नहीं करता। फिर उनके अंदर कुछ हद तक आयोनिक कैरेक्टर आ जाता है, काफ़ी हद तक, फिर वो आयोनिक के थ्रू भी कनेक्टेड रहते हैं वगैरह वगैरह। तो ये दो तुम लोगों को थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम के जो रूल्स हैं वो क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे जिन लोगों को 10th स्टैंडर्ड में आइडिया नहीं है कि सेंट्रल एटम कैसे सिलेक्ट करते हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि सेंट्रल एटम कैसे सिलेक्ट करना है, क्योंकि आगे जब VBT पढ़ोगे तो ये हेल्पफुल रहेगा। सबसे तुम्हारे फेवरेट एग्जाम्पल H2O से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे माना कि दो एटम्स हैं, नेचर वाइज एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, बट क्वांटिटी वाइज यहाँ पे 3 एटम्स हैं, जिसमें से आप सेंट्रल एटम किसको लोगे, जिसकी क्वांटिटी कम है, ठीक है, जिसकी क्वांटिटी कम है। ये आपका पहला क्राइटेरिया होना चाहिए, ना कि आपका पहला क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ठीक है। पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, जिसकी क्वांटिटी कम है। अदरवाइज वन कैन आर्ग्यू कि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तो 2.1 होती है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी 3.5 होती है। सो लॉजिकली हाइड्रोजन शुड बी अ सेंट्रल एटम, बट अभी अभी मैंने ऊपर कहा कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी अ सेंट्रल एटम, तो ऑप्शन में कुछ बचता ही नहीं है, फिर ऑप्शन में आपका ऑक्सीजन ही बचता है। तो इस केस में ऑक्सीजन आपका सेंट्रल एटम है। मैं जस्ट अंडरलाइन कर रही हूँ, तुम लगे तो क्वेश्चन की हेडिंग डाल देना, आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, H2O में O है। नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं, आपको NH3 दिया है, आपको CO2 दिया है। ये सारे स्ट्रक्चर्स आपने क्योंकि लोअर स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, तो देयरफॉर तुम लोगों को हो सकता है इनमें से कई सारी स्ट्रक्चर्स की जो इमेज है तुम्हारे दिमाग में छपी हुई हो, ठीक है, कि इसमें सेंट्रल एटम ये होता है, इसमें सेंट्रल एटम ये होता है। बट ये उन लोगों के लिए जिन लोगों को कुछ भी नहीं आता है, जो पूरे ही ठन ठन गोपाल हैं, जिनका 10th स्टैंडर्ड की साइंस के साथ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अगर आप 10th की साइंस भी कायदे से पढ़ो तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड में ही आइडिया हो जाता है, जैसे कि ये एक कंसेप्ट है, ठीक है। कायदे से तुम क्या पढ़ोगे, पढ़ाने वाला तुम्हें कायदे से होना चाहिए, और क्या। चलो, इसमें अभी वीडियो को पॉज करना और खुद सेंट्रल एटम डिसाइड करोगे कि इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा, और उसके बाद जब मैं अंडरलाइन करूँगी तो चेक करना कि तुम्हारे द्वारा जो अंडरलाइन किया हुआ स्ट्रक्चर है और जो मेरे द्वारा लिखा हुआ है, क्या ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन प्रीवियस रूल्स एज वी डिस्कस। हाँ, उसके लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह थोड़े बहुत कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए हैं, ये लो। चलो अब डिसाइड करो। पहला आपके पास आ गया NH3, कौन होगा इसमें सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन क्योंकि हो नहीं सकता, कार्बन और ऑक्सीजन। किसको सेंट्रल एटम लेंगे, कार्बन। क्यों लेंगे, बहुत सारे रीजंस हैं। पहला तो कार्बन की क्वांटिटी भी कम है, दूसरा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, तीसरा कार्बन का साइज भी कम है, चौथा साइज भी ज़्यादा है, आई एम सॉरी, चौथा कार्बन ज़्यादा बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 ही बॉन्ड बना सकता है और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो यानी कि चारों के चारों रूल्स किसके फेवर में है, कार्बन के फेवर में है। तो सेंट्रल एटम विल बी कार्बन। आ जाओ SO2 में, सल्फर और ऑक्सीजन एक ही ग्रुप के होते हैं, ऑक्सीजन ऊपर आता है, सल्फर नीचे आता है, और हमें पता है कि नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, और बड़े साइज वालों को हम लोग प्रीफर करेंगे कि वो लोग आपके सेंट्रल एटम हो। तो कायदे से साइज के हिसाब से सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम होगी उसको हम सेंट्रल एटम लेंगे,
जब हम लोग ग्रुप में नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, यानी कि बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम होगी, सल्फर की कम होगी। तो अगेन सेंट्रल एटम कौन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से, सल्फर। ओके, उसके बाद जो क्वांटिटी में लेस है तो क्वांटिटी में लेस सल्फर ही है, सल्फर एक है ऑक्सीजन दो है, तो अगेन सल्फर विल बी शुड बी अ सेंट्रल एटम। इसके अलावा अगर मैं ये लॉजिक देखूं कि कौन मैक्सिमम बॉन्ड ज़्यादा बना सकता है, तो अभी अभी हमने कोवैलेंसी का टॉपिक पढ़ा है जिसमें हमें अच्छे से पता है कि सल्फर की जो कोवैलेंसी होती है मैक्सिमम कोवैलेंसी वो 6 होती है और बेचारे ऑक्सीजन की तो मात्र 2 ही होती हैं। तो इसीलिए मैक्सिमम बॉन्ड भी कौन बना पा रहा है, सल्फर बना पा रहा है। सो देयरफॉर सल्फर यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल एटम। अब मैं इतने डिटेल में नहीं समझाऊंगी, मैं अब डायरेक्ट अंडरलाइन कर रही हूँ। अगर तुम में से किसी को डाउट आएगा तो स्क्रीनशॉट उसका लेकर मुझे मैसेज करोगे तो मैं उसमें एकदम डिटेल में लगे तो बता दूंगी कि क्यों मैंने इसको सेंट्रल एटम चूज़ किया। क्योंकि अगर मैं हर एटम के लिए ऐसा सेंट्रल एटम कौन है डिस्क्राइब करने लगी तो कई लोगों का समय बर्बाद होगा इसमें। जेनॉन और फ्लोरीन में जेनॉन होगा। अब जेनॉन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, 3 प्रकार के एटम्स आ गए। अब इसमें आप फ्लोरीन को तो रिजेक्ट कर दो, अब बचता है जेनॉन और ऑक्सीजन, दोनों की क्वांटिटी एक एक है। अब बात आती है साइज की, तो हमें तो पता है कि इनर्ट गैस पूरे पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड चलने पे घटने के बजाय साइज इनका वैन डर वाल रेडियस की वजह से बढ़ जाता है। तो साइज फेवर करता है किस चीज को, जेनॉन को, कि तुम जाके सेंट्रल एटम बनो। इवन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो बॉन्डेड एटम्स के लिए अप्लाई होती है, जेनॉन तो कभी बॉन्डेड स्टेट में होता ही नहीं है। तो ऐसे में तो जेनॉन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के हिसाब से भी फेवरेबल है काफ़ी। ठीक है, इसके अलावा मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी के हिसाब से भी फेवरेबल है। जेनॉन वगैरह कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकते हैं कि कोवैलेंसी कितनी होगी 8 और ऑक्सीजन की कितनी होगी मात्र 2। तो देयरफॉर सेंट्रल एटम विल बी जेनॉन। अच्छा, H2SO4 विल बी सल्फर। हाइड्रोजन तो वैसे नहीं हो सकता। एंड बिटवीन सल्फर एंड बिटवीन ऑक्सीजन वाई आई चूज सल्फर हैज बीन डिस्कस्ड इन अबोव क्वेश्चन ऑफ SO2। ठीक है, बेरिलियम और हाइड्रोजन, ऑब्वियसली बेरिलियम, बेरिलियम एंड फ्लोरीन, ऑब्वियसली बेरिलियम नॉट फ्लोरीन। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन नहीं हो सकता। बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की क्वांटिटी कम है, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी कम है, उसका साइज भी ज़्यादा है और उसकी कोवैलेंसी भी ज़्यादा है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है मिनिमम और मैक्सिमम 4 कैसे, वाई यूजिंग इट्स लोन पेयर, वी विल डिस्कस लेटर। बट ऑक्सीजन तो नहीं कर सकता, सो देयरफॉर नाइट्रोजन विल बी योर सेंट्रल एटम। HCO3 नेगेटिव कार्बन, CO3 2 नेगेटिव कार्बन, SnCl2 SN, CH4 कार्बन, नाइट्रोजन, यहाँ पे आर्सेनिक, दैट इज A, सॉरी नॉट आर्सेनिक, एक मिनट रुको। हाँ, एक मिनट, 2 मिनट रुकोगे। हाँ, तो स्पेशली नहीं आएगा, तुझे बॉटल के पीछे पढ़ना पड़ेगा कि विटामिन की किस बॉटल में मतलब मैक्सिमम है। हाँ हाँ, तो देखना के की क्वांटिटी हो सकता है ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि रॉबी जो बाकी मल्टीविटामिन्स खाता है ना उसके पास है घर में ऑलरेडी वाइटोकिनॉल करके एक मल्टीविटामिन, उसमें हाँ पिंक और रेड कलर की बॉटल आती है ना, उसमें बस के नहीं है, बाकी सारे विटामिन उसके पास के ही नहीं है। हाँ, के होना चाहिए फिर कंटेंट। चलो वापस से आते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया कि ये हो गए आपके सेंट्रल एटम, तो उम्मीद करते हैं कि सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड करना है ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी इसके बेसिस पे और भी 2-3 सवाल लिए जा सकते हैं कि सेंट्रल एटम कौन है पहचानो, बट और सवाल लेके कोई मतलब है नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये रूल हमने एक देखा कि सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड करना है। ठीक है, तो सेंट्रल एटम तो डिसाइड हो गया बॉस, अब क्या करेंगे, अब आगे तो आगे हमें कुछ और रूल्स पढ़ने हैं। अब वो रूल्स क्या हैं, रूल्स कोवैलेंसी से रिलेटेड है। अभी जो तुम लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, उस प्रीवियस वीडियो में मैंने कोवैलेंसी वाला टॉपिक पढ़ाया था, तो उस कोवैलेंसी वाले टॉपिक से रिलेटेड रूल है, ध्यान से समझेंगे उस रूल को कैसा है। पूरा लेक्चर तो देखो मैं डिस्क्राइब कर नहीं सकती, क्योंकि अगर लेक्चर ही मुझे पूरा डिस्क्राइब करना हो अभी इस वीडियो में तो मैं उस वक्त ही पे क्यों पढ़ाऊँगी, राइट। तो रूल नंबर 2 देखो कैसा है। पहली बात तो फर्स्ट पीरियड को तो भूल जाओ पीरियोडिक टेबल के, डायरेक्ट हम लोग सेकेंड पीरियड से बात कर रहे हैं। फर्स्ट पीरियड को मैं इसलिए भूलने को कह रही हूँ क्योंकि हीलियम आपका कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं करता है, जैसे जेनॉन वगैरह रेडॉन वगैरह कर लेते हैं, हीलियम कभी नहीं करता। ठीक है, एक तो स्मॉलर साइज भी उसका रीज़न है। अच्छा, और ऊपर से मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन से उसकी भूख भी शांत हो जाती है, डुप्लेट।
तो सेकेंड पीरियड से हम बात करते हैं और थर्ड पीरियड की बात करते हैं, और तो फिर तो सो ऑन बढ़ता ही जाएगा। बट हम लोगों का जो सिलेबस होता है ना, यूजुअली सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के अराउंड ही रिवॉल्व करता रहता है, और कुछ एक आधी ज़ेनॉन ब्रोमीन जैसे आयोडीन जैसे लोग आपके आगे के पीरियड से भी आ जाते हैं। चलो तो देखते हैं क्या है। अगर कोई एलिमेंट सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है, और सेकेंड पीरियड में कौन है, वहाँ से बात करेंगे जो कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। सेकेंड में तो आपका लिथियम और सोडियम भी आता है, बट मुझे लिथियम और सोडियम से कोई वास्ता नहीं है, बिकॉज वो आयोनिक कंपाउंड वाले प्राणी लोग हैं। ठीक है, हमें कोवैलेंट जो बनाने में स्पेशलाइज्ड हैं उनके बारे में बातचीत करनी है। तो कोवैलेंट को बनाने में कौन स्पेशलाइज है आप लोगों का, बोरॉन से आपकी ये लाइफ शुरू होती है। तो बोरॉन आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, और फिर आ जाएगा आप लोगों का नियोन। ठीक है, इस तरीके से सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। बोरॉन को अगर तुम ऑफर दोगे कि देखो बोरॉन तुम क्या करना है बॉन्ड कैसे बनाएगा, कैसे बनाएगा, के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सेकंड पीरियड वाले कैनॉट अंडरगो एक्साइटेशन, कैनॉट अंडरगो एक्साइटेशन। क्यों ये लोग एक्साइटेशन नहीं, कोवैलेंसी वाले पार्ट में सिखाया। देयरफॉर सेकंड पीरियड वालों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ही लोग बॉन्ड बना पाएंगे। तो अगर तुम्हें पता हो, तुम बोरॉन का टॉपिक नंबर 5 होता है, इसमें कॉन्फिगरेशन विल बी 2,3। सो देयरफॉर उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। तो बोरॉन जो है मैक्सिमम बॉन्ड कितना बना सकता है, आप लोगों का 3 बना सकता है। अच्छा, कार्बन 4 बनाएगा, नाइट्रोजन कितना बनाएगा, कहने को नाइट्रोजन के पास, ठीक है, कहने को नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। और राइट नाउ भी मैं ये जो इन्फॉर्मेशन लिख रही हूँ ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में ही लिख रही हूँ मान लीजिए। तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन के 5 है, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं, फ्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हैं, नियॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आप लोगों के 8 हैं, बराबर कितने हैं वहाँ पे 8 हैं। ये हम लोगों ने लिख दिया। अब बात आती है कि कौन कितने कितने बॉन्ड बनाएगा, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन किसने कितने कितने बॉन्ड बनाने हैं, उसका रूल आपको अच्छे से दिमाग में एकदम ठुसा हुआ रहना चाहिए। तो जो बोरॉन है वो बेचारा अपने मात्र 3 ही बॉन्ड बना पाता है। ठीक है, बेचारा कितने बॉन्ड बना पाता है, सिर्फ मात्र 3 बना पाता है। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन, माना कि नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, लेकिन नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है, नाइट्रोजन के पास माना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो लेकिन नाइट्रोजन आप लोगों के 5 बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता। नाइट्रोजन जो मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है वो मैक्सिमम बॉन्ड होते हैं 4। ठीक है, जिसमें से 3 कोवैलेंट होते हैं और 1 कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, सिर्फ कितना होता है, 3 कोवैलेंट और 1 कोऑर्डिनेट। ऑक्सीजन जो होता है, माना कि उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, बट वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ 2 से ज़्यादा वो बॉन्ड नहीं बना सकता। फ्लोरीन तो बेचारा 1 ही बॉन्ड बना पाएगा, और नियॉन तो कोई कंपाउंड बनाता ही नहीं है। तो ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन हो गई, ये इंफॉर्मेशन हो गई आप लोगों के उनके मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की उनकी कैपेसिटी के बारे में। ठीक है, अच्छा, अब उसके नीचे में हम लोग आ जाते हैं थर्ड पीरियड में। तो जो आप लोगों के थर्ड पीरियड के प्राणीगण है, थर्ड पीरियड के प्राणीगण के बारे में क्या कहना है। बोरॉन के नीचे में कौन आता है, एल्यूमिनियम आता है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस आता है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, फ्लोरीन के नीचे में क्लोरीन आता है, और नियॉन के नीचे में कौन आता है, हीलियम, नियॉन, और फिर उसके बाद आर्गन। चलो, इसमें आर्गन को भूल जाते हैं फिलहाल हम लोग यहाँ पर। अच्छा, तो अभी क्या होगा, आप लोगों के पास बात एल्यूमिनियम की आ गई। तो एल्यूमिनियम के पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बदलते नहीं हैं, लेकिन कोवैलेंसी बदल जाएगी। ठीक है, लेकिन इन लोगों की जो मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है वो फिक्स नहीं रहेगी, इनकी बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी बदलेगी। क्यों इनकी बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी बदलेगी, कैन अंडरगो एक्साइटेशन, ये क्या कर सकते हैं, एक्साइटेशन क्योंकि कर सकते हैं, इसीलिए इनकी बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी आप लोगों की, चेंज हो जाएगी। जैसे एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम जो है अगर वो एक्साइटेशन वगैरह कर ले तो भी बेचारा आपका 3 ही बॉन्ड बनाता है, सिलिकॉन 4 बनाता है। फॉस्फोरस पे अगर बात आए तो फॉस्फोरस कितने बनाता है, फॉस्फोरस 3 भी बना सकता है, 5 भी बना सकता है, सल्फर 2 बना सकता है, 4 बना सकता है, 6 बना सकता है, क्लोरीन 1 बना सकता है, 3 बना सकता है, 5 बना सकता है, 7 बना सकता है, आर्गन नहीं बनाएगा। ठीक है, वो भी आपके नियॉन और हीलियम के जैसे बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो ये आपको याद होना है कि ये कौन लोग कितना कितना बनाते हैं, और ये सारी चीज़ें आ कहाँ से रही हैं, जो कोवैलेंसी वाला वीडियो है ये सारी चीज़ें वहाँ से आ रही हैं। तो याद रखना, हर क्लास एक दूसरे क्लास से इंटरकनेक्टेड रहेगी। तुम अगर सोचोगे कि एक टॉपिक स्किप करके अपन डायरेक्ट आगे की क्लास में कूद जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको पुरानी चीज़ें आनी चाहिए। ये हो गया रूल नंबर 2।
अब आ जाते हैं हमारे रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 बड़ा ही प्यारा सिंपल सोबर सा रूल है। सिंपल सोबर सा रूल ये है कि तुमने 10th में 9th में रेडिकल्स पढ़े होंगे, SO4 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव। तो उन रेडिकल से पॉजिटिव चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज आता है। तुम लोग कई बार डाउट भी पूछते हो टीचर से कि पॉजिटिव क्यों आया, 2 नेगेटिव ही क्यों आया। वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो फॉर्मल चार्ज में मिल जाएंगी। लेकिन अभी द मेन पॉइंट जो यहाँ पर ये है कि वहाँ पे वो जो 2 निगेटिव आता है वो किसका होता है, वो निगेटिव किसका होता है। अब NH4 पॉजिटिव में जो पॉजिटिव आता है वो पॉजिटिव किसका होता है, ठीक है। अभी HCO3 निगेटिव में जो निगेटिव है वो H को देंगे, C को देंगे कि O को देंगे। तभी तो टीचर्स ये बात टाल देते हैं। इवन मैं भी टाल देती, अगर मैं पढ़ा रही होती, मेरे को तुमने पूछा होता तो मैं भी इस बात को टाल देती कि 11 में सीखोगे, बट अब वो सीखने का टाइम है। तो होता कैसा है, अगर आप लोगों के पास पॉजिटिव चार्ज है, अब 2 ही प्रकार के चार्जेस हो सकते हैं। अगर आप लोगों के पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा दिया जाता है सेंट्रल एटम को। बात खत्म हो गई, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा किसको दिया जाता है, सेंट्रल एटम को, खत्म। सोचना ही नहीं है। जैसे NH4 पॉजिटिव है तो NH4 पॉजिटिव में आप लोगों का जो क्या कहते हैं सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम कौन है NH4 पॉजिटिव में, ऑब्वियसली नाइट्रोजन है। तो जब इसका स्ट्रक्चर बनेगा तो स्ट्रक्चर में जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज किस पे रहेगा, ऑन नाइट्रोजन रहेगा। एग्जाम्पल, आपके पास H3O पॉजिटिव है। जब इस H3O पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बनेगा तो इसका जो सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ना कि हाइड्रोजन पे आएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज को लेकर एक रूल है, ख़त्म कहानी। लेकिन अब बात आती है निगेटिव चार्ज की। निगेटिव चार्ज में एक्चुअल में आपको 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है कि आपके पास वेदर यू हैव ऑक्सीजन, ठीक है, वेदर यू हैव ऑक्सीजन, क्या आपके पास ऑक्सीजन एटम है, और यू डोंट हैव ऑक्सीजन, यू डोंट हैव ऑक्सीजन। 2 केसेस हो सकते हैं, ठीक है। क्या आपके पास ऑक्सीजन है और दूसरा आपके पास ऑक्सीजन नहीं है। तो अगर मैं कंडीशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग चलूँ तो किन किन लोगों के पास निगेटिव चार्ज एज वेल एज ऑक्सीजन है। जैसे SO4 2 निगेटिव, देखो निगेटिव भी है और आपके उस पर्टिकुलर रेडिकल में ऑक्सीजन भी है। और भी ऐसे हैं CO3 2 निगेटिव, बाइकार्बोनेट HCO3 निगेटिव, राइट। तो ऐसी बहुत सारी स्पीशीज़ जिनमें निगेटिव चार्ज भी होता है और साथ ही उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में ऑक्सीजन भी होता है। तो ऐसे केस में निगेटिव चार्ज हमेशा ऑक्सीजन को दिया जाता है, ठीक है। जो नेगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज इज ऑलवेज प्रोवाइडेड टू ऑक्सीजन एटम। चाहे कुछ भी हो जाए, निगेटिव चार्ज हमेशा किसको प्रोवाइड किया जाएगा, ऑक्सीजन एटम को प्रोवाइड किया जाएगा, अगर वहाँ पे ऑक्सीजन है तो। लेकिन मान के चलते हैं कि अगर केस नंबर 2 के हिसाब से आपके पास ऑक्सीजन ही नहीं है। अब कौन कौन से ऐसे केस हो सकते हैं जिसमें आपके पास ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों के पास ऑक्सीजन किन केसेस में नहीं है, जस्ट इमेजिन आप लोगों के पास NH2 निगेटिव है, ठीक है। आई डोंट थिंक ये तुम लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, ये अभी अभी तुम लोगों की लाइफ में इसने डैशिंग एंट्री ली है। तो ये जो NH2 निगेटिव है ये आपका एक वो स्पीशीज़ हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और भी ऐसी स्पीशीज़ हो सकती हैं, जैसे BF4 निगेटिव हो गया। तो देखो यहाँ निगेटिव है, लेकिन निगेटिव होने के बावजूद यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो ऐसे केस में ये जो आप लोगों का निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज किसको दिया जाएगा, निगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन आपका विच एटम, इज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली सेंट्रल एटम, नॉट नाइट्रोजन। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज किसको देंगे, नाइट्रोजन को। यहाँ किसको देंगे, बोरॉन को। जो सेंट्रल होगा उसको पकड़ाना और वहाँ से तुरंत भाग जाना, खत्म, ठीक है। खत्म कहानी हम लोगों की, बस इतना सा है, ठीक है, इतना सा है। अच्छा, उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में आते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या है, अच्छा ये तो रूल नंबर 3 था। रूल नंबर 4 में आते हैं। रूल नंबर 4 थोड़ा ऑक्सीजन के संदर्भ में है, ठीक है। क्या होता है कि आप लोगों के पास जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, ये बात याद रखना, ठीक है। ऑक्सीजन डबल भी फॉर्म कर सकता है और सिंगल भी, ठीक है। अगर आपके कोई कंपाउंड में, ठीक है, इफ़ इन एनी कंपाउंड यू हैव ऑक्सीजन एज वेल एज हाइड्रोजन, तो आप कोशिश ये करो, ठीक है, आप वहाँ पे कोशिश ये करो कि आप वहाँ पे OH क्रिएट करो, ठीक है, ना कि डबल बॉन्ड O। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर H2SO4 आपको ड्रॉ करना है। मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ क्योंकि मुझे तो आता है, तुम्हें आगे सिखाया जाएगा बाद में, अभी टाइम है वाले स्ट्रक्चर्स सीखने में।
सल्फर सेंट्रल होगा, तो गधे समान ये मत कर देना कि नहीं मैडम आपने तो बोला था कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है लो और हाइड्रोजन सिंगल बनाता है, हमने ये कर दिया। कई लोग करते हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है इसीलिए बता रही हूँ। उसमें क्या करना, आपके पास 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, उन 2 हाइड्रोजन को सल्फर से कनेक्ट नहीं करना, उन 2 हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से ऐसे कनेक्ट करना, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। अब दिख भी रहा है एसिड है, अब एसिड है तो ऑब्वियसली वो हाइड्रोजन आपके सेंट्रल एटम से नहीं क्या नाम है ऑक्सीजन से कनेक्टेड होंगे, और जो बच गए 2 ऑक्सीजन, उन 2 ऑक्सीजन्स को ऐसे करना, ये ऐसे, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब आते हैं हम लोग इनके स्ट्रक्चर बनाने की कहानी पर। तो देखो स्ट्रक्चर्स जो मैं बना रही हूँ बहुत सारे बनाते हैं हम लोग। एक तरीका वो था जो आपको 10th में सिखाया गया था। 10th में यहाँ पढ़ने वालों को जो तरीका सिखाया गया था वो कैसा था कि आपको बताया गया था कि पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की गिनती कर लो, सेंट्रल एटम बना लो, उसके आजू बाजू सबको सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, फिर काउंट करो कि कितने बॉन्ड में यूज़ हो गए, फिर रिमेनिंग लिखो, फिर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करो वगैरह वगैरह बताया। मैं दोनों तरीके भी सिखाऊंगी, पहले मैं शॉर्ट तरीका सिखा देती हूँ, ठीक है, और उसके बाद जब ये शॉर्ट तरीका तुम्हारा हो जाएगा उसके बाद मैं 10th का तरीका एक बार रिपीट कर दूंगी 2 या 4 एग्जाम्पल्स के लिए, ताकि अगर आपको कभी कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना पड़ जाए तो आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अदरवाइज आप लोगों को जो चीज़ ज़्यादा नेसेसरी होती है वो सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में होती है, तो हम दोनों चीज़ें सीख लेंगे ताकि सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में अगर कभी स्ट्रक्चर बनाने की नीड पड़ रही है तो क्विक बना लो, और जो लॉन्ग तरीका है उससे तो देखो सभी चीज़ हो जाती है, जो 10 में सिखाया जाता है उससे सभी हो जाता है, सेंट्रल एटम का भी बनता है और उससे आउटर वाले का भी बनता है, सब बनता है, बट फिलहाल हम लोग ट्रिक वाला काम करते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ रहेगी, ध्यान से सुनेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को जैसे दिया जा रहा है यहाँ पर BO3 निगेटिव। अब BO3 निगेटिव में सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि सेंट्रल एटम कौन है। तो अभी बिटवीन बोरॉन एंड बिटवीन ऑक्सीजन आपके पास जो सेंट्रल एटम है वो ऑब्वियसली आप किसको दोगे, बोरॉन को दोगे, है ना, क्योंकि एक तो वो लीस्ट क्वांटिटी में भी है और दूसरा उसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ऑक्सीजन के कंपेयर में कैसी है, कम। इसीलिए मैंने उसमें क्या कर लिया, आप लोगों का जो बोरॉन है उसका सेंट्रल एटम चूज़ कर लिया, ठीक है। अभी आपने जैसे बोरॉन को अगर सेंट्रल एटम चूज़ किया है तो यहाँ पे बीच में लिख दो बोरॉन, और अभी बोरॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो बोरॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो 3 होती है, लेकिन क्योंकि इस कंप्लीट मॉलिक्यूल के ऊपर एक निगेटिव चार्ज आया हुआ है तो इसीलिए उसको आप 3 ना करके 4 कर देना, ये ट्रिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बराबर, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना, इट इज जस्ट अ ट्रिक। सो ज़्यादा इमोशनल इसमें मत हो जाना। बोरॉन के पास पहले से वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओ माय गॉड, रुको 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 रुको, ये कहाँ पहुँच गई मैं, 2 मिनट, हाँ कुछ हिल गया मेरे से, रुको। हाँ, तो बोरॉन के पास ऑलरेडी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और क्योंकि एक निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, आप लोगों के पास एक और आ गया, यानी कि 4 बिंदी बना दो, ठीक है, 4 बिंदी बना दो। 1 मिनट, हाँ ये पहली बिंदी, 2 मिनट रुको, इसको 2 मिनट लगेगा यार चार्ज होने में, ठीक है। तो 4 बिंदी बना देंगे हम वो 4 बिंदियाँ। 4 बिंदी विल रिप्रेजेंट 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बोरॉन में और भी इलेक्ट्रॉन होते हैं बट बॉन्डिंग में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, समझ रहे हो, बाकी किसी को ड्रॉ नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। अच्छा, अब यहाँ पे आपको 3 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, क्या करेंगे उन 3 ऑक्सीजन को, तीनों ऑक्सीजन को एक काम करो, निगेटिव चार्ज देखो कितना है, मात्र 1 निगेटिव चार्ज, क्योंकि सिर्फ एक ही निगेटिव चार्ज है तो ये वाला ऑक्सीजन आपका ऐसा सिंगल रहेगा, ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन आप लोगों का ऐसा सिंगल रहेगा। अच्छा आई एम सॉरी, यहाँ 3 निगेटिव है, तो तीनों ऑक्सीजन के ऊपर में, अरे यार 1 मिनट ना, स्ट्रक्चर गलत होने से बहुत गड़बड़ हो गई, रुको, ठीक है। बोरॉन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी है वो कितनी हो गई, 3 हो गई, प्लस आप लोगों के 3 इलेक्ट्रॉन वो निगेटिव चार्ज की वजह से, यानी कि टोटल 6 हो गए। तो सेंटर में बोरॉन को चूज करो, आजू बाजू टोटल कितनी बिंदियां बना दो, 6 बिंदियां बना दी, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, ऑक्सीजन को कनेक्ट करने का है। अच्छा, ऑक्सीजन या तो डबल बॉन्ड बना सकता है या तो सिंगल बॉन्ड बना सकता है। अब यहाँ पे तुम मुझसे कौन सा बॉन्ड बनवाओगे वो डिपेंड करता है। तो क्योंकि निगेटिव है तो जब जब निगेटिव होगा तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, क्योंकि जब जब निगेटिव होगा तब तब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा।
तो आपके पास जो ये बिंदियां हैं, ठीक है, आप लोगों के पास जो ये बिंदियां हैं, इन बिंदियों से क्या कर दो, ऑक्सीजन को कनेक्ट कर दो। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये हो गया। इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव। रुको रुको रुको, ऐसा लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है। सॉरी यार, मेरे से ना एक्चुअल में गलती हो रही है, दूसरी बार गलती हो गई है। आई एम रियली सॉरी, मैंने अपने ये रूल्स को एक्चुअल में वायलेट कर दिया। ठीक है, नेगेटिव चार्ज अभी हम किसको देंगे, ये जो हमने ऊपर रूल लिखा है, अभी नेगेटिव चार्ज किसको दिया जाएगा, इज प्रोवाइडेड टू ऑक्सीजन एटम। सॉरी, तो ये जो नेगेटिव है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मात्र आपके पास कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। वो जो -3 है वो बोरॉन को नहीं मिलेगा। वो तभी मिलता जब आप लोगों के पास क्या होता, वो ऑक्सीजन के बदले कोई दूसरा एटम होता। तो ये मैंने बोरॉन बनाया, उसके आजू बाजू ऐसी 3 बिंदियाँ बनाई। क्योंकि वहाँ निगेटिव साइन है तो ऑक्सीजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो ये ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, और हर ऑक्सीजन पे एक 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 नेगेटिव ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बस खत्म कहानी। ठीक है, अच्छा अभी नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। जो तुम्हारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर को, सॉरी लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, वो होता है आप लोगों का BF3। ठीक है, BF3 का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं BeCl4 2 नेगेटिव का। अच्छा, तो बोरॉन अगेन, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, और इस बार ना तो कोई नेगेटिव है ना तो इस बार कोई पॉजिटिव है। ठीक है, चलो, तो बोरॉन के आजू बाजू कितनी बिंदियाँ, 3 बिंदियाँ। हर बिंदी से क्या कनेक्टेड है, फ्लोरीन को एक एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो, खत्म हो गया। वैसे भी फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। बात आती है आप लोगों के बेरिलियम की। ठीक है, अच्छा बेरिलियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मात्र 2 होते हैं। तो ये मैंने ले लिया बेरिलियम। अब लेकिन इस बार तो नेगेटिव है। अब नेगेटिव की वजह से होगा क्या, ठीक है, तो अभी BeCl4 2 नेगेटिव है, बराबर। तो देखो बेरिलियम के पास मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 2 बिंदियाँ आ जाएंगी। लेकिन इस बार नेगेटिव चार्ज भी है। तो नेगेटिव चार्ज किसको देंगे, जब ऑक्सीजन नहीं होता है तो वो नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम के पास आ जाता है। तो ये आ जाएगा 2 + 2 = कितना, 4, बराबर। तो अभी बेरिलियम के आजू बाजू कितनी बिंदियाँ बनाओगे, 4। और तुमको तो पता है कि क्लोरीन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, हैलोजन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो हर बॉन्ड से एक एक क्लोरीन अटैच कर दो। लेकिन हमारे पास तो -2 है, उस -2 का मैं क्या करूँगी, उस -2 के बारे में तो भी मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। तो जैसे मैंने माइनस या ऑक्सीजन को दिया था, क्या ये माइनस इस मैं क्लोरीन को दूँ, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि रीज़न, इस बार ऑक्सीजन नहीं है, इस बार ये -2 किस पे जाएगा, सेंट्रल एटम पे जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अभी नेक्स्ट वाले में आ जाते हैं। लेट CH3 नेगेटिव बनाना है। मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादातर मैं निगेटिव वाले ही लूँ या पॉजिटिव वाले। अभी इसमें पहले तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 4, प्लस एक निगेटिव चार्ज है। क्या वो निगेटिव चार्ज सेंट्रल को देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 1 दे दिया तो टोटल हो गया आपके पास 5। तो कार्बन के आजू बाजू कितनी बिंदियाँ, कार्बन के आजू बाजू 5 बिंदियाँ। बट उन 5 बिंदियों से जोड़ेगा कौन, हाइड्रोजन जुड़ेगा। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो हर बिंदी से मैंने एक एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो ये हो गए आपके CH3। अब ये 2 बिंदियाँ तो बच गई। सो दीज आर नोन एज लोन पेयर। ठीक है, दीज आर नोन एज लोन पेयर, यानी कि CH3 निगेटिव में 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं और 1 लोन पेयर होता है। ठीक है, अब ये निगेटिव मैं किस पे दूंगी, हाइड्रोजन पे भी, कार्बन पे। अगर ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन पे देते, ऑक्सीजन नहीं है तो सीधा सीधा सेंट्रल पे दे दो उठाकर। ये बन गया हमारा। सिमिलरली इसी के जैसे CH3 पॉजिटिव को क्रिएट करो। अच्छा 1 मिनट रुको, देखो ये वाला एक स्ट्रक्चर बना के हम लोग इस चीज़ को अभी रोकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं उसमें स्ट्रक्चर वाली चीज़ को आगे एक्सटेंड कर दूंगी। ठीक है, आज आ ही जाएगा, उसमें डिले नहीं होगा, अभी मुझे किसी रीजंस की वजह से इसको रोकना पड़ रहा है। तो अभी आ गया ऐसे CH3 पॉजिटिव। तो ये कार्बन, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 4। प्लस का साइन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, राइट, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, क्योंकि प्लस हमेशा सेंट्रल एटम के पास ही जाता है। तो अब प्लस मतलब चला गया। तो कितने बचे, 3।
तो आपने सिर्फ 3 बिंदियाँ बनानी है। अब 3 बिंदियों से कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, जोड़ दो हाइड्रोजन, खत्म। तो ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। प्लस का मैं क्या करूँ? प्लस में यहाँ दे देती हूँ, खत्म। तो इसके पास 3 आपके क्या है? बॉन्ड पेयर्स हैं, यानी कि बॉन्ड है। और इसके पास क्या कोई लोन पेयर है? नहीं, कोई लोन पेयर नहीं। तो इस हिसाब से हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। अभी कुछ क्वेश्चन स्ट्रक्चर वाले मैं तुम्हें होमवर्क में देती हूँ, और उसके बाद जस्ट कुछ देर बाद ही मैं कंटिन्यू करूँगी, और कंटिन्यू करने के बाद आगे हम लोग और इसके स्ट्रक्चर्स देख लेंगे, ठीक है। जैसे कि CO2 बना लेना, ये तो 10th स्टैंडर्ड में भी बनाया है, ठीक है। उसके अलावा और क्या बना सकते हो? BF4 निगेटिव बना लो, ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग जो अभी सीखा है। अच्छा, कार्बोनेट बना के रखना, लेकिन इसको मैं अभी जैसे ही नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूँगी तब मैं यहाँ पे डिस्कशन भी इसका कर लूँगी, ठीक है। चलो, तो इस चीज़ को अभी हम लोग रोकते हैं।